सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैलेक्सी एम्परर का पार्ट 2। इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो डावलिंग को कुछ डिसाइपल ने जबरदस्ती बीस का ब्लड पिला दिया था और उसके बाद उसमें ढेर सारी पावर्स आ गई। उसी पावर्स का यूज करके उसने सबसे पहले जैंग को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने वांग लिन की भी पिटाई कर दी थी और फिर उसने वांग जू को भी मार दिया। हालांकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। साथ ही डावलिंग ने स्टार एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें उसने ढेर सारे डिसाइपल की पिटाई कर दी और इस वजह से उसे काफी सारे टोकन भी मिले थे। उसे टॉप 10 में पहुंचने के लिए ये टोकन्स काफी जरूरी थे। साथ ही उसका मुकाबला एक स्पिरिट बर्ड से भी हुआ था, मगर डावलिंग ने अपने पावर्स के दम पर उस बर्ड को भी हरा दिया था। वहीं पर हमने यनफी नाम के डिसाइपल को भी देखा था, जो एक रेयर एलिक्सर हासिल करने के लिए वहाँ पर आया था, मगर उस एलिक्सर को एक स्पिरिट मॉर्टल प्रोटेक्ट करता था। उसका नाम था स्काइलर। तो यनफी उसे खत्म करके उस एलिक्सर को हासिल करना चाहता था, लेकिन हमारा हीरो डावलिंग ऐसा नहीं होने देता। उसने स्काइलर की जान बचाकर यनफी के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। अब आगे तो हम देखते कि डावलिंग और यनफी के बीच में तगड़ी फाइट चल रही थी। यनफी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो सिल्वर निडल से डावलिंग पर हमला करता है, तो डावलिंग तुरंत ही पीछे हट जाता है और मीटियोर पंच से उस निडल के हमले को डॉज कर देता है। जिसके बाद यनफी सीधा डावलिंग पर जंप करता है, मगर वो तुरंत एक बबल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब डावलिंग की बारी थी अटैक करने की। वो उस पर पंच से अटैक कर देता है, मगर यनफी उसे ब्लॉक करके कहता है कि आज तो मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने निडल से डावलिंग पर अटैक करने लगता है, मगर तभी स्काइलर अपनी पावर से उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद डावलिंग जबरदस्त मीटियोर पंचेस से उस पर अटैक कर देता है। अब स्काइलर भी उस पे अपना हाथ साफ करने वाला था, लेकिन यनफी ऐसा नहीं होने देता। वो तुरंत ही उस पर हिल शैटरिंग स्ट्राइक से हमला कर देता है, जिससे घायल होकर स्काइलर नीचे गिर जाता है। अब यनफी एक बड़े रॉक से स्काइलर को क्रश करने की कोशिश करता है, मगर तभी डावलिंग अपनी यूनिकॉर्न बीस्ट वाले फॉर्म में आकर उस रॉक को तोड़ देता है और सीधा यनफी पर अटैक करने जाता है। यनफी भी कुछ कम नहीं था, वो अपना ऑक्स फैंटम वाला फॉर्म समन करता है, जिसके बाद इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। मगर हमारा हीरो डावलिंग उस पर भारी पड़ता है और उस ऑक्स फैंटम के हॉर्न्स को तोड़ देता है, जिससे यनफी सीधा नीचे आकर गिर जाता है और उस जगह पर पूरी डस्ट टूटने लगती है। स्काइलर देख रहा था कि आखिर उन दोनों में कौन ज्यादा घायल हुआ है, मगर तभी उस पर सिल्वर नीडल से हमला हो जाता है, लेकिन वो उन सभी हमलों को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि यनफी उस डस्ट से बाहर आकर भाग रहा है। वो काफी घायल हो चुका था, जिस वजह से स्काइलर उसके पीछे अटैक करने के लिए भागने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि डावलिंग भी बहुत जख्मी है। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से उसके अंदर का 20 ब्लड बॉयल होने लगा था और वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। तभी स्काइलर डावलिंग के पास एस्ट्रल फ्रूट लेकर आ जाता है। डावलिंग उससे पूछता है कि क्या ये तुम मुझे देना चाहते हो? जिस पर वो इशारों में कहता है डावलिंग कहता है, अरे वाह, तुम तो ह्यूमन की लैंग्वेज भी समझते हो। अब वो स्काइलर से कहता है कि तुमने इस फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन तुम ये मुझे दे रहे हो, उसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। जिसके बाद डावलिंग उस फ्रूट को कंज्यूम कर लेता है और तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वो देखता है कि थोड़ी देर में उसकी सारी इंजरीज ठीक हो गई है। वो कहता है, अरे वाह, ये फ्रूट तो वाकई जादुई है। और तभी उसे एक केव का विजन आता है। वहाँ पर एक मिथिकल क्रीचर का ट्रू ब्लड था, जो डावलिंग अपनी हेवन डिवावरिंग मेथड के लिए यूज कर सकता था। तो स्काइलर से कहता है कि मैं उस गुफा की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो कहता है तो अभी दोनों भी केव की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक ग्रीन बैम्बू दिखता है, जिसे फिलहाल के लिए हम डिवाइन एम्ब्रियो कहेंगे। डावलिंग उसे देखकर कहता है कि ये तो ग्रीन जेड जैसा चमक रहा है, वाकई ये बहुत काम की चीज है। मगर जैसे वो उसे टच करने जाता है, वो डिवाइन एम्ब्रियो तुरंत ही वहाँ से उड़ने लगता है, लेकिन डावलिंग जंप लगा के उसे जल्दी से पकड़ लेता है। उस डिवाइन एम्ब्रियो की एक खास बात थी कि वो अपना मास्टर खुद चुनता है। तब डावलिंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तब स्काइलर उछलकर डावलिंग के कंधे पर आके बैठ जाता है। ये देखकर डावलिंग कहता है कि स्काइलर, हम तो पहले ही साथी बन चुके हैं। अब वो डिवाइन एम्ब्रियो भी डावलिंग को एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लोग उस केव में पहुंच जाते हैं। डावलिंग कहता है कि शायद ही कोई अबैंडन माइन है और यहाँ बहुत सर्दी भी है। और तभी वहाँ पर ब्लैक फॉग आने लगता है, तो डावलिंग तुरंत ही उस फॉग से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो कहता है कि शायद ये इंचिन का जादू है। दरअसल इंचिन एक मॉन्स्टर था और उस केव का गार्डियन था। जिसके बाद ये लोग उस केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ पर एक मिथिकल क्रीचर का स्टैचू था, तो स्काइलर तुरंत ही उसके पास चला जाता है। दरअसल वो स्टैचू उसके एंसेस्टर का था। अब उस स्टैचू स्काइलर को 2 ब्लड ड्रॉप दे देता है, जिसे लेकर वो डावलिंग के पास आ जाता है। तो डावलिंग उसे बताता है कि शायद ये तुम्हें गिफ्ट मिला है, वो तुम्हारी फैमिली है, तो तुमने इसे कंज्यूम करना चाहिए। तो स्काइलर तुरंत ही उसमें से एक ब्लड ड्रॉप एब्सॉर्ब कर लेता है। डावलिंग उसे बताता
है कि इस ब्लड से तुम्हारी पावर्स और ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही तुम तेजी से बड़े हो जाओगे। अब वो कहता है कि दूसरा ड्रॉप भी एब्जॉर्ब कर लो, तो स्काइलर उस ड्रॉप को कंज्यूम करने से मना कर देता है। वो इशारों से बताता है कि ये तुम्हारे लिए है, तो डार्लिंग उस ड्रॉप को अपने पास रख लेता है। मगर तभी स्काइलर उसके कंधे से उतर जाता है और किसी पर गुस्सा दिखाने लगता है। और तभी हम वहाँ पर एनफी को देखते हैं जो बड़ी तेजी से इन पर हमला करने आ जाता है, मगर डार्लिंग उस अटैक से बच जाता है। एनफी कह रहा था कि इस केव में जो भी ट्रेजर है वो सब मेरा है, इस पर किसी और का कोई हक नहीं है। अब वो तुरंत ही डार्लिंग पर अटैक करने आ जाता है। उसके फेस पर ब्लैक फॉग था, इसका मतलब इंजिन ने उसे पजेस कर लिया था। अब इन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, मगर एनफी की पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से डार्लिंग उसके आगे फीका पड़ जाता है। तो अब स्काइलर भी एनफी पर अटैक करने आ जाता है, इसलिए एनफी सिल्वर नीडल से उस पर हमला कर देता है। मगर इस बार स्काइलर ने उन सारे नीडल्स अटैक को डॉज कर दिया था। अब एनफी डार्लिंग पर भी ब्लैक फॉग से अटैक कर देता है, मगर डार्लिंग के पास हेवन डिवाउरिंग की पावर्स थी, जिस वजह से वो उस ब्लैक फॉग से बच जाता है। तो एनफी सिल्वर नीडल से उस पर हमला कर देता है, लेकिन डार्लिंग इस हमले को टैकल करके सीधा अपने यूनिकॉर्न बीस्ट फॉर्म को समन कर देता है और वो चाहकर एनफी पर जबरदस्त अटैक करके उसे खत्म कर देता है। एनफी इंजिन के कंट्रोल में होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डार्लिंग खुद से ही कहता है कि इंजिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरे पास हेवन डिवाउरिंग की मेथड नहीं होती तो शायद इंजिन मुझे भी मार देता। अब वो देखता है कि वहाँ पर एनफी का वर्ड पेंडेंट पड़ा हुआ है, तो जल्दी से उसे उठा लेता है। उसमें ढेर सारे टोकन्स थे, इसका मतलब एनफी ने बहुत सारे डिसाइपल को जान से मार दिया था और उनके सारे टोकन्स छीन लिए थे। मगर अब वो सारे टोकन्स डार्लिंग के हो चुके थे। डार्लिंग कहता है कि आज से ये मेरी स्टोरेज बैग होगी, जिसके बाद वो स्काइलर को भी निडल का सेट दे देता है, जिसे स्काइलर अपने फर में छुपा लेता है। डार्लिंग कहता है स्काइलर देखो तो तुम्हें, अब तो तुम्हारे पास मैजिक वेपन्स भी आ चुके हैं भाई, तुम तो अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। जिसके बाद ये लोग उस केव से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इंजिन आ जाता है। वो उस केव का गार्डियन था, जिस वजह से वो डार्लिंग पर अटैक करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं है और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद वो डार्लिंग पर जबरदस्त अटैक कर देता है, तो डार्लिंग उसके अटैक को रोक देता है, मगर इससे यानचिन और ज्यादा भड़क जाता है और डार्लिंग पर अपनी पूरी ताकत से जबरदस्त अटैक करने लगता है। तो डार्लिंग समझ जाता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसलिए वो स्काइलर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मगर यानचिन का एक रिकॉर्ड था, वो उस केव में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था, इसलिए वो डार्लिंग के पीछे जाने लगता है और आइस क्रिस्टल से उसका रास्ता रोक देता है। मगर डार्लिंग उसे ब्रेक करके जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ जाता है। तो यानचिन अपने ब्लैक पावर्स को उसके पीछे लगा देता है, जो अब पूरे जंगल में फैल रही थी। उससे कुछ डिसाइपल भी घायल हो जाते हैं और तभी हम एंशिएंट बर्ड को देखते हैं, जो फ्लाई करती हुई एकेडमी की तरफ जा रहा था। वो कह रहा था कि बहुत दिक्कतों के बाद मैंने फिर से टोकन इकट्ठा किए हैं, अब शायद मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा और अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर उस डार्लिंग के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। मगर तभी वो इंजिन की पावरफुल एनर्जी के चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है और वो गिरता भी किसके आगे है, डार्लिंग के आगे। तो उसका प्यारा दोस्त डार्लिंग तुरंत ही उस पर बैठ जाता है। ये देखकर वो बर्ड बहुत भड़क जाता है और कहता है अबे उतर मेरी पीठ से, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, जब देखो तब मेरी बेइज्जती करते हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एंशिएंट बर्ड हूँ और तुम ठहरे एक मामूली इंसान, तो अभी के अभी दफा हो जाओ। जिस पर डार्लिंग कहता है जा, मैं नहीं उतरता, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से उड़ना शुरू कर दे, नहीं तो मैं तेरे पंख नोच नोच के तुझे खत्म कर दूंगा। तो बर्ड कहता है बदतमीज, तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते हो। मगर तभी वो देखता है कि यानचिन की पावर्स उनके पास आ गई है, तो बेचारे बर्ड के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डार्लिंग को लेकर फ्लाई करने लगता है। अब स्काइलर उसकी पीठ पर चल रहा था, तो बर्ड कह रहा था कि प्लीज प्लीज वहाँ मत जाओ, वहाँ मुझे गुदगुदी होती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तीनों भी नीचे गिर जाएंगे। इधर जितने भी डिसाइपल कॉन्टेस्ट में बच गए थे वो सारे के सारे एरिना में आ गए थे। वहाँ पर यून अपने सर्वेंट के साथ पहुँच जाता है, उसका सर्वेंट उसके सारे टोकन एल्डर के सामने डाल देता है। उनके पास टोटल 351 टोकन्स थे, यानी कि सबसे ज्यादा। तो वहाँ मौजूद डिसाइपल्स कहते हैं कि शायद यही कॉन्टेस्ट का विनर है, जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है, मेरे मास्टर तो है ही उतने बहादुर, तो उनका जीतना तय था। और तभी ये लोग देखते हैं कि डार्लिंग फायर स्पिरिट बर्ड पर सवार है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इधर स्पिरिट बर्ड कह रहा था कि मैं कब से तेरे नखरे उठा रहा हूँ, अब बहुत हुआ। जिसके बाद वो डार्लिंग को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर डार्लिंग एक डैशिंग एंट्री के साथ जमीन पर पहुंच चुका था। अब वो फायर बर्ड कहता है कि तुमने मुझे बहुत जलील किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद वो डार्लिंग पर फायर बॉल से अटैक कर देता है, मगर तभी एल्डर सन उसकी फायर बॉल को अपनी पावर से दूर फेंक देते हैं और वो फायर बॉल वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब एल्डर सन उस पर गुस्सा होकर कहते हैं कि अरीना में फाइट करना अलाउड नहीं है। तो बर्ड जमीन पर आकर सोचता है कि इस कमीने ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, मैं तो बस नाम का ही अब एंशिएंट बर्ड हूँ, यहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब डार्लिंग एल्डर के सामने उसके अर्न किए सारे टोकन्स निकालता है, वो इतने ज्यादा थे कि उसे देखकर यून
का सर्वेंट कहता है कि अरे बाप रे, इसने तो मेरे मास्टर को भी हरा दिया। तो यून उसे तुरंत ही एक लात मार देता है और डाउलिंग से कहता है कि आज तुम्हारा नसीब अच्छा था। जिस पर डाउलिंग कहता है कि मेरा नसीब अच्छा नहीं था, बल्कि मैंने सारे टोकन अर्न किए हैं। अब एल्डरसन कहते हैं कि कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है और पहला विनर मैं डाउलिंग को घोषित करता हूँ। ये सुनकर मिस यून काफी खुश हो जाती है। अब इन सभी लोगों को स्टार एकेडमी में लाया जाता है। सारे डिसाइपल्स काफी एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ से वो अपनी अल्टीमेट फाइटर बनने की जर्नी को शुरू कर सकते थे। एल्डरसन कहते कि अब तुम लोग इस एकेडमी का हिस्सा हो, जिस वजह से तुम अपने कोर्सेस और टीचर को चुन सकते हो या फिर तुम खुद ही पढ़ाई कर सकते हो। अब वो मिस यून से कहते कि तुम स्टूडेंट्स को बाकी की सारी चीजें समझा देना और साथ ही यहाँ के रूल्स भी बता देना। अब वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं सिवाय डाउलिंग के। वो कहते कि तुमने कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया और विनर बन गए, तो तुम रिवॉर्ड के हकदार हो। जिसके बाद वो उसे एक पर्पल सोल रिदम पिल गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस पिल से तुम्हारे लेवल अप होने में मदद होगी। साथ ही वो उसे एक टोकन भी गिफ्ट करते हैं। उसकी मदद से डाउलिंग डिवाइन ट्रेनिंग हॉल में 1 महीने तक प्रैक्टिस कर सकता था। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे यून ने बताया था कि तुम बहुत मेहनती हो, तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। जिस पर डाउलिंग कहता है जी मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब डाउलिंग प्रैक्टिस हॉल की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि फिलहाल मैं सोल रिदम की लेवल पर हूँ, लेकिन इस पिल को खाकर मैं जल्दी से लेवल अप कर पाऊंगा। और तभी वहाँ पर हाओकांग नाम का लड़का आ जाता है। वो डाउलिंग से कहता है कि तुम्हारे पास जो पेंडेंट है वो हमारी वांग फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसे जल्दी से वापस कर दो। जिस पर डाउलिंग उसे पेंडेंट दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ, और साथ ही तुम्हारे पास निडल्स का सेट भी है, तो ये दोनों चीजें मुझे वापस चाहिए। जिस पर डाउलिंग कहता है कि मैंने येन फेई को हराया था, तो उसकी सारी चीजें मेरी हो गई, और हाँ मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देता। अब डाउलिंग की मना करने की वजह से वो बंदा बहुत भड़क जाता है और डाउलिंग पर सीधा अटैक कर देता है, मगर वो तुरंत ही साइड में हट जाता है। डाउलिंग उसके अटैक को देखकर ही समझ गया था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हाओकांग कहता है कि जल्दी से वो पेंडेंट और नीडल्स मुझे दे दो, नहीं तो जैसा उस दरवाजे का हाल हुआ है वैसा ही तुम्हारा कर दूंगा। अब वो दोबारा से डाउलिंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी लिनमू नाम का डिसाइपल उसके अटैक को रोक देता है। लिनमू हाओकांग पर बहुत गुस्सा था। हाओकांग उससे कहता है कि लिनमू तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है। जिस पर लिनमू कहता है कि तुम्हारे अटैक की वजह से मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो गई, तो मेरा दखल देना बनता है। और तुम्हें पता है कि मैं परफेक्ट टीम से हूँ, तो मुझे पता है कि अनसैंक्शन फाइट्स हमारे स्कूल के कानूनों के खिलाफ है। अगर डाउलिंग के पास तुम्हारे फैमिली की कुछ चीजें हैं तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि कॉन्टेस्ट का रूल था कि जीतने वाला हारने वाले की सारी चीजें ले सकता है। अगर फिर भी तुम्हें इससे लड़ना है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें एल्डर के पास ले जाऊंगा। जिस पर हाओकांग कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर याद रखना कि तुम्हारी फैमिली का रुतबा यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर तो हमारी चलती है। जिसके बाद वो डाउलिंग से कहता है कि अगले 3 दिनों में वो सारी चीजें वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद हाओकांग वहाँ से चला जाता है। अब डाउलिंग लिनमू से थैंक यू बोलता है, तो कहता है कि कोई बात नहीं, हाओकांग हमेशा से ऐसे बिहेव करता है, उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और मैं ऐसा बिहेवियर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। हाओकांग एक सोल रिदम स्टेज का कल्टीवेटर है, फिर भी तुम उससे जरा भी नहीं डरे। उससे पंगा लेने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, जो तुमने ऑलरेडी दिखा दी। अब डाउलिंग कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तभी स्काइलर उसकी बैग से बाहर आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैं ट्रू ब्लड को रिफाइन करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे रिफाइन करो, तो तुम्हें मेरे साथ कल्टीवेशन करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी लेवल बढ़ जाएगी। तो स्काइलर भी उसके साथ कल्टीवेट करने बैठ जाता है। अब डाउलिंग ट्रू ब्लड और सोल रिदम पिल को खा लेता है और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तभी स्पिरिचुअल वॉइस उसे बताती है कि तुम्हारी पावर सब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तुम हेवन डिवावरिंग मेथड के एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो और आज के बाद तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए 20 ब्लड को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तुम अब स्पिरिचुअल एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और तभी डाउलिंग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम मिस यून को देखते हैं, जो डाउलिंग से मिलने आई थी। वो कहती है कि तुम मुझे बहुत खोए खोए लग रहे हो, क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। तो डाउलिंग कहता है कि मैं कल्टीवेशन करते वक्त एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचा था और तभी मुझ पर एक लाइट आ गिरी। जब मुझे होश आया तब मैं ट्रेनिंग हॉल में था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा है। जिस पर मिस यून कहती है कि शायद तुम प्रिमिलिटी वर्ल्ड में गए थे, सबके अंदर ये दुनिया होती है। तो डाउलिंग कहता है कि मेरी प्रिमिलिटी दुनिया बहुत वीरान है और वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो मिस यून कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम जब सोल रिदम के स्टेज पर कल्टीवेट कर रहे थे तभी तुम्हें उसकी झलक दिख गई, मगर तुम वहाँ पर और भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वहाँ का एक्सेस भी तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्यूआई
बिल्डिंग स्टेज में एंटर करना होगा। जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ मुझे ये दुनिया देखनी है, तो मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्यूआई बिल्डिंग स्टेज में एंटर करना चाहिए। अब मिस्यून कहती है क्या तुमने स्टेला को देखा है? मुझे नहीं लगता तुमने उसे देखा होगा, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। अभी दोनों एक बहुत बड़े प्राचीन स्टोन के पास पहुँच जाते हैं। इसी स्टोन को स्टेला कहा जाता था। मिस्यून कहती है कि स्टोन का ओरिजिन क्या है ये किसी को नहीं पता। कल्टीवेटर्स इसके पास जाते हैं तब उनकी लेवल ऑटोमेटिकली गिर जाती है और वो कल्टीवेशन की बेसिक लेवल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ वही कल्टीवेटर इस पर अपना नाम लिख सकता है जिसके पास ढेर सारी पावर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। इस पर कुछ कल्टीवेटर्स के नाम है जो उनके जमाने के एक लेजेंड थे। तभी वो स्टोन ग्लो करने लगता है और सबसे पहले कल्टीवेटर का नाम दिखता है। विल कोई और नहीं था बल्कि मार्शल किंग था। अब मिस्यून बताती है कि जब मार्शल किंग 10 साल का था तभी उसने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज को हासिल करके इस स्टोन पर अपना नाम लिख दिया था। तब से लेकर आज तक ये कारनामा बहुत कम लोग कर पाए हैं। अब तो मार्शल किंग और ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो डार्लिंग दिल में ही कह रहा था कि एक दिन मैं जरूर मार्शल किंग के लेवल का कल्टीवेटर बनूंगा। अब मिस्यून कहती है कि तुमने बहुत देर से कल्टीवेशन शुरू किया है, मगर तुम मेहनत करते रहे तो मुझे यकीन है तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे। जिस पर डार्लिंग कहते है हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तभी वहाँ पर कियानिया नाम की कल्टीवेटर पहुँच जाती है। वो कियान फैमिली की सबसे छोटी प्रिंसेस थी और वो फिनिक्स की सवारी करती थी जो कि काफी इम्प्रेसिव था। मिस्यून डार्लिंग को बताती है कि कियान फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका हर जगह रुतबा है, तो इन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अब डार्लिंग कहता है कि शायद वो लड़की उस स्टोन पर नाम लिख रही है, चलो हम भी देखते हैं। जिसके बाद वो भागते हुए स्टोन के पास जाने लगता है, लेकिन मिस्यून उसे स्टेला के ज्यादा करीब जाने नहीं देती। वो कहती है कि अगर तुम एक और स्टेप उसके पास गए तो तुम्हारी पावर सप्रेस हो जाएगी। अब कियानी उस स्टोन की तरफ जा रही थी, तभी डिसाइपल आपस में ही बातें कर रहे थे कि एक दिन बहुत पावरफुल इम्प्रेस बनेगी, लेकिन इसकी बड़ी बहन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इन दोनों बहनों में कंपटीशन जरूर से होगा। अब कियानिया अपना टॉप क्लास मैजिक वेपन निकाल लेती है, जिसे देख डार्लिंग मिस्यून से पूछता है कि ये मैजिक वेपन्स क्या होते हैं। तो बताती है कि सिर्फ हाई लेवल के रिफाइनर ही मैजिक वेपन्स को फोर्ज कर सकते हैं, इसलिए मैजिक आइटम प्राइसलेस है, इनकी कीमत लगाना भी बहुत मुश्किल है। जिस पर डार्लिंग कहता है इसका मतलब ये लड़की बहुत रईस है। अब कियानिया अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उस स्टोन पर अपना नाम लिख देती है। उसके नाम लिखते ही वो स्टोन वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिसकी एनर्जी से वहाँ मौजूद कमजोर डिसाइपल घुटने पर बैठ जाते हैं, मगर उसके नाम का आखिरी लेटर थोड़ा फीका था। अब मिस्यून कहती है कि ये लड़की आगे जाकर एक पावरफुल कल्टीवेटर बनेगी। तो डार्लिंग कहता है मगर ये तो थोड़ी थक गई है। जिस पर मिस्यून उसे बताती है कि कुछ कल्टीवेटर अपनी स्किल को पूरी तरह से सबके सामने नहीं लाते, ताकि उनके दुश्मनों को उनकी ताकत का अंदाजा न लगे। अब किनियाओ के स्टोन पर नाम लिखते स्टेला उसे एक गिफ्ट दे देती है। यूजुअली स्टेला पावर बूस्टर पोशंस गिफ्ट करती है, मगर किनियाओ को उस बॉक्स में क्या मिला था ये किसी को नहीं पता था। अब डार्लिंग मिस्यून से कहता है कि मुझे लगता है इस स्टेला के अंदर खजाना है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो सारा खजाना बाहर आ जाएगा, है ना? जिस पर मिस्यून कहती है अरे डार्लिंग तुम इतने सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें पता है स्टेला एक जादुई स्टील स्टोन है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिस पर डार्लिंग कहता है फिर तो मैं इस पे बहुत बार अपना नाम लिखूंगा और स्टेला से ढेर सारे गिफ्ट हासिल करूंगा। तो मिस्यून कहती हाँ तुम जब चाहो तब इस पर नाम लिख सकते हो और स्टेला तुम्हें ढेर सारे तोहफे देगी। तो डार्लिंग कहता है फिर तो मुझे जल्दी से अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होगा, ताकि अगली बार मैं भी इस पर अपना नाम लिख सकूं। अब कियानिया साइकिक टावर की तरफ जाने लगती है, तो वहाँ मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि कियानिया बहुत पावरफुल है, वो साइकिक टावर के 9वें फ्लोर तक आराम से पहुँच जाएगी। तो डार्लिंग मिस्यून से पूछता है कि ये साइकिक टावर क्या चीज है। वो बताती है कि वो भी एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक टाइम पोर्टल है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर कुछ बहुत खास पावर्स है। सबके इस टावर को लेकर अपने अपने ओपिनियन है, मगर एग्जैक्टली इसमें क्या है ये कोई नहीं जानता। साथ ही इस टावर के टॉप तक भी कोई नहीं पहुंच पाया, तो ये टावर रहस्यमयी है। और तभी स्पिरिचुअल वाइज डार्लिंग को बताती है कि ये टावर कल्टीवेटर की बॉडी को एक पेपर जैसे और उसके दिल को स्याही जैसे देखता है। और तभी टावर पर लिखा हुआ स्पेल डार्लिंग की आंखों में चला जाता है और वो वॉइस उसे कहती कि इसमें ग्रेट टावर का सारा नॉलेज है, तुम्हें इस टावर पर लिखे सारे स्पेल को डिकोड करना होगा, तभी तुम ग्रेट टावर की नॉलेज को समझ पाओगे। अब डार्लिंग अपनी आंखों से उन सारे स्पेल को समझने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।